हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। इस वीडियो में हम एमपीजीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक नहीं करोगे चलेगा, लेकिन इन प्रश्नों को यहीं याद कर लेना और वीडियो के अंत में जब रिवीजन करवाऊंगा तो कमेंट में इनका उत्तर भी देना, जिससे आपको यह प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची के स्तूप की संरचना है। तो मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है उसकी संरचना कैसी है आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची के स्तूप की संरचना कैसी है? तो सांची के स्तूप की जो संरचना है यह अर्धवृत्ताकार है। आपको ध्यान रखना है सांची के स्तूप की संरचना कैसी है, अर्धवृत्ताकार है। और आपको ध्यान रखना है सांची किस जिले में आता है? तो सांची आता है रायसेन में। कहाँ आता है? रायसेन में आता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो सांची का स्तूप है इसकी जो संरचना है वह कैसी है? अर्धवृत्ताकार है। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। और सांची के स्तूप की जो रेलिंग लगवाई थी वह पुष्यमित्र शुंग द्वारा लगवाई गई थी। तो आपको ध्यान रखना है सांची कहाँ आता है? रायसेन में। और ये स्तूप की संरचना कैसी है? अर्धवृत्ताकार है। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। और इसकी रेलिंग किसने लगाई थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने लगाई थी। यह प्रश्न पेपर में पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको बताया है। अब अगला प्रश्न है हमारा, सांची का स्तूप संबंध किस काल से? तो भाई जो सांची का स्तूप है उसका संबंध किस काल से? तो अभी मैंने आपको बताया है कि अशोक ने बनाया था। और अशोक के बाद जो मौर्योत्तर बोलते हैं, ठीक है, अशोक के बाद जो राजा आए थे, अशोक मौर्य के बाद जो राजा आए थे उसको मौर्योत्तर काल बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अशोक मौर्य था और जो पुष्यमित्र शुंग था वो मौर्योत्तर काल का राजा था। तो पुष्यमित्र शुंग ने भी इसमें काम करवाया है और अशोक ने भी इसके अंदर काम कराया है। तो सांची का स्तूप का संबंध हो जाएगा ए और बी दोनों से, मतलब मौर्य ने भी इसमें काम करवाया है और मौर्योत्तर काल के बाद जो राजा है इसने भी इसके अंदर काम करवाया। तो आपको ध्यान रखना है ए और बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सतना में स्थित भरूत स्तूप, सतना में कौन सा स्तूप है? आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भरूत स्तूप कहाँ है, तो आपको बताना है सतना में। भरूत स्तूप कहाँ है? सतना में। की रेलिंग में किसकी आकृति निर्मित है? तो जो भरूत स्तूप है उसमें जो रेलिंग लगी है उसमें किसकी आकृति है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भरूत स्तूप कहाँ आएगा? सतना में आएगा, ठीक है। और इसकी रेलिंग में किसकी आकृति है? तो भाई इसमें कमल की डिजाइन भी है, यक्ष की प्रतिमा भी है और नहाता हुआ हाथी भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि भरूत स्तूप कहाँ है? सतना में है। और इसकी रेलिंग में क्या है? तो यक्ष की प्रतिमा है। अभी ध्यान रखना, कमल की डिजाइन भी है और नहाता हुआ हाथी भी है, ठीक है। आपको समझ में आया? अगला प्रश्न है, भरूत के स्तूप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपके पास 4 कथन है, इसमें से बताना है गलत कौन सा है भरूत स्तूप के संदर्भ में। तो भरूत स्तूप में रंगीन बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है क्या? तो बिल्कुल रंगीन बलुआ पत्थर का भरूत स्तूप में प्रयोग हुआ है। भरूत स्तूप की जो रेलिंग है वह सादगी का प्रतीक है क्या? बिल्कुल वो सादगी का प्रतीक है। भरूत स्तूप का विकास अशोक के काल में हुआ है, बिल्कुल अशोक के काल में हुआ भरूत स्तूप का विकास। और भरूत स्तूप कहाँ है? सतना में। तो ये सभी सही हो जाएंगे क्योंकि तीनों चीजें भरूत स्तूप से संबंधित है, ठीक है। तो रंगीन बलुआ पत्थर इसमें लगा हुआ है, इसकी जो रेलिंग है वो सादगी का प्रतीक है और स्तूप का विकास अशोक के काल में, वो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उरुश रंग एवं अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता है? तो आपको ध्यान रखना है उरुश रंग और अंतराल की यदि बात की जाए, उरुश रंग और अंतराल की यदि बात की जाए तो ये कौन से स्थापत्य की विशेषता है? तो ये बुंदेलखंड के स्थापत्य की विशेषता है। आपको अच्छे से इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उरुश रंग एवं अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता है? तो ये बुंदेलखंड की विशेषता है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता की प्रतिमाएं किस मंदिर स्थापत्य का उदाहरण है? आपको बताना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां आपको कंदरिया महादेव मंदिर में देखने को मिलेगी। कहां पर है? कंदरिया महादेव मंदिर। और ये कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो में। कहां पर है? खजुराहो में। खजुराहो का जिला कौन सा है? छतरपुर है। छतरपुर का संभाग कौन सा है? सागर है, ठीक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर में आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रतिमाएं है ना, इनकी मूर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कंदरिया महादेव मंदिर में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ आएगा? तो ये आपके खजुराहो में आएगा। और खजुराहो कौन से जिले में आता है? छतरपुर जिले में आता है। छतरपुर जिले का संभाग कौन सा है? सागर है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो कंदरिया महादेव मंदिर है किसने बनवाया था? तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने बनवाया था। और चंदेल राजाओं में भी किसने बनाया था? तो धंगदेव ने बनाया था। किसने बनाया था? धंगदेव ने बनाया था।
और आपको यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन है, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक, तो इसका नाम है नन्नूक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है, नन्नूक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में बिकने वाली मूर्ति राम दरबार के मूर्तिकार कौन है? तो भाई ऐसी कौन सी मूर्ति है जो अमेरिका में बिकी? तो इसका नाम है राम दरबार। क्या है? राम दरबार। तो राम दरबार नाम की एक मूर्ति है जो अमेरिका में बिकी है। इसके मूर्तिकार कौन है, मतलब राम दरबार मूर्ति को किसने बनाया? तो विनेश शर्मा ने बनाया। किसने बनाया? विनेश शर्मा ने बनाया। आपको ध्यान रखना है, राम दरबार नामक मूर्ति किसने बनाई है? विनेश शर्मा ने बनाई है। तो एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि अमेरिका में बिकने वाली मूर्ति राम दरबार के मूर्तिकार कौन है, तो आपको बताना है विनेश शर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का प्रश्न यदि एग्जाम में आपको आता है, प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री कौन सी गुफा में आपको देखने को मिलेगी? तो यह बाघ की गुफा में देखने को मिलेगी। कहां पर देखने को मिलेगी? बाघ की गुफा में देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री कहां देखने को मिलेगी? बाघ की गुफा में देखने को मिलेगी। उसका एक चित्र है। ठीक है। तो बाघ की गुफाएं कहां है? तो बाघ की गुफाएं है धार में। कहां पर है? धार में एक बाघ नामक स्थान है, वहां पर बाघ की गुफा है। ठीक है। कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बाघ की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। इसमें चित्र कैसे मिलते हैं? तो इसमें मिलते हैं भित्ति चित्र। आपको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बाघ की गुफाओं में कैसे चित्र मिलते हैं? भित्ति चित्र मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? भित्ति चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मापाणि का चित्र किन गुफाओं की विशेषता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मापाणि का चित्र किन गुफाओं की विशेषता है? तो बोधिसत्व पद्मापाणि का चित्र बाघ की गुफाओं का विशेषता है। आपको ध्यान रखना है, बाघ की गुफाओं की विशेषता क्या है? तो बोधिसत्व पद्मापाणि का चित्र। अगला प्रश्न है, भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप स्वयं पुराने पेपर उठा के देखना, आपको यह प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? भरथरी एक लोक गायन है। और भरथरी किस क्षेत्र का है? तो भरथरी मालवा क्षेत्र का है। कहाँ का है? मालवा क्षेत्र का है। भरथरी मालवा क्षेत्र का है। मेरे साथ में आपको बोलते हुए चलना है, भरथरी मालवा क्षेत्र का लोक गायन है। भरथरी कहाँ का लोक गायन है? मालवा क्षेत्र का लोक गायन है भरथरी। अगला प्रश्न है, सूरजबाई खांडे, सूरजबाई खांडे का संबंध किस लोक गायन से? तो सूरजबाई खांडे का संबंध कौन से लोक गायन से? तो आपको बताना है, सूरजबाई जो खांडे, इनका जो संबंध है भरथरी से। किससे? भरथरी से। सूरजबाई खांडे का संबंध किससे है? भरथरी से। और भरथरी कहाँ गाया जाता है? तो अभी मैंने बताया आपको, भरथरी मालवा में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रहलाद सिंह किस लोक गायन हेतु प्रसिद्ध है? प्रहलाद सिंह किस लोक गायन हेतु प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, निर्गुणी गायन के लिए प्रसिद्ध है। प्रहलाद सिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? निर्गुणी गायन के लिए। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, प्रहलाद सिंह किस लोक गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रहलाद सिंह जो है निर्गुणी लोक गायन के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको ध्यान रखना है, निर्गुणी लोक गायन कहाँ गाया जाता है? तो मालवा में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? मालवा में गाया जाता है निर्गुणी लोक गायन। आपको एक और चीज ध्यान रखना है, कभी निर्गुणिया आ जाए, क्या आ जाए? निर्गुणिया, मतलब इसके आगे निर्गुणी या लग जाए तो आपको बताना है निर्गुणिया कहाँ गाया जाता है? निमाड़ में। यदि निर्गुणी गायन पूछा जाए तो ये मालवा में गाया जाता है, और निर्गुणिया आ जाए तो ये निमाड़ में गाया जाता है। समझ में आया? यदि निर्गुण पूछे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? निर्गुण मालवा। और निर्गुणी या आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? निमाड़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक गायन मालवा क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सा लोक गायन दिए गए विकल्पों में से मालवा क्षेत्र से संबंधित है? तो जो संजा गीत होता है ये मालवा में गाया जाता है। संजा गीत कहाँ गाया जाता है? मालवा में गाया जाता है। तो ध्यान रखना, संजा गीत कहाँ पर गाया जाता है? मालवा में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र में हीड़ गायन की प्रथा किस माह में आयोजित होती है? तो आपको ध्यान रखना है, हीड़ गायन कहाँ पर गाया जाता है? मालवा में गाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। हीड़ गायन कहाँ पर गाया जाता है? मालवा में गाया जाता है। और कौन से महीने में गाया जाता है? तो श्रावण में गाया जाता है। तो ध्यान रखना, हीड़ गायन मालवा श्रावण, हीड़ गायन मालवा और श्रावण में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक गायन गद्य और पद्य दोनों शैली में गाया जाता है? तो ध्यान रखना,
गद्य और पद्य में गाया जाने वाला लोक गायन कौन सा है? तो गद्य और पद्य में गाया जाने वाला लोक गायन का नाम है बरसाती वार्ता। क्या है? बरसाती वार्ता जो लोक गायन है ये गद्य और पद्य दोनों में गाया जाता है। तो बरसाती वार्ता किस में गाया जाता है? गद्य और पद्य दोनों में गाया जाता है। और आपको ध्यान देना है कि बरसाती वार्ता कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो बरसाती वार्ता ये मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। बरसाती वार्ता कहाँ गाया जाता है? मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। गद्य और पद्य दोनों गाया जाता है। अगला प्रश्न है रेलो गीत। रेलो गीत किस क्षेत्र का गायन है? तो रेलो गीत किस क्षेत्र का लोक गायन है? आपको बताना है रेलो गीत। क्या रेलो गीत किस क्षेत्र का है? तो जो रेलो गीत है ये मालवा क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का है? मालवा क्षेत्र का है। आपको ध्यान रखना है रेलो गीत कहाँ गाया जाता है? मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। ध्यान रखना रेलो गीत यदि पूछा जाए तो मालवा आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न है कलगी तुर्रा लोक गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? इंपॉर्टेंट है कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो भाई कलगी तुर्रा मध्य प्रदेश के निमाड़ी क्षेत्र में गाया जाता है। जो निमाड़ है, निमाड़ में कलगी तुर्रा लोक गायन गाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है निमाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? तो खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी ये चारों जिले निमाड़ में आते हैं और यहाँ पर कलगी तुर्रा गाया जाता है। तो कलगी तुर्रा कहाँ गाया जाता है? तो निमाड़ में गाया जाता है। और कलगी तुर्रा में अखाड़े भी होते हैं। कलगी तुर्रा में क्या होते हैं? अखाड़े भी होते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लोक गायन में अखाड़े होते हैं? तो भाई देखिए अभी मैंने आपको बताया कलगी तुर्रा में क्या होते हैं? अखाड़े होते हैं। कलगी तुर्रा में क्या होते हैं? अखाड़े होते हैं। आपको ध्यान रखना है अखाड़े किस में होते हैं? कलगी तुर्रा में होते हैं। कलगी तुर्रा कहाँ गाया जाता है? निमाड़ में गाया जाता है। अगला प्रश्न है मृदंग और झांझ के साथ उच्च स्वर में गाया जाने वाला लोक गायन कौन सा है? तो भाई ऐसा लोक गायन जो उच्च स्वर में गाया जाता है और मृदंग और झांझ लगती है उसके लिए। क्या लगती है? मृदंग एवं झांझ के साथ में तेज आवाज में उच्च स्वर में गाया जाता है। तो ऐसा कौन सा लोक गायन है? तो ऐसा संत सिंगा जी के भजन है। संत सिंगा जी के भजन कैसे गाते हैं? तो मृदंग होना और झांझ होना और तेज आवाज में गाए जाते हैं। मृदंग, झांझ और उच्च आवाज में किसको गाया जाता है? तो सिंगा जी के भजनों को गाया जाता है। आपको ध्यान रखना है सिंगा जी की समाधि कहाँ है? तो खंडवा में। संत सिंगा जी की समाधि कहाँ है? खंडवा जिले में है। इनको निमाड़ के कबीर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? निमाड़ के कबीर। आपको ध्यान रखना है निमाड़ के कबीर किसको कहते हैं? तो सिंगा जी को कहते हैं। ठीक है। और सिंगा जी थर्मल पावर प्लांट खंडवा जिले में। सिंगा जी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? खंडवा जिले में। आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा लोक गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है? भाई यहाँ पर निमाड़ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कौन सा लोक गायन निमाड़ से संबंधित है। तो नाथपंथी निमाड़ में गाया जाता है। नाथपंथी कहाँ गाया जाता है? निमाड़ में गाया जाता है। आपको ध्यान रखना है नाथपंथी कहाँ गाया जाता है? निमाड़ में गाया जाता है। नाथपंथी निमाड़। अगला प्रश्न है निमाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला मसाणिया लोकगीत किस अवसर में गाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मसाणिया कहाँ गाते हैं? तो ये निमाड़ में गाते हैं। मसाणिया कहाँ गाते हैं? निमाड़ में गाते हैं। आपको ध्यान रखना है मसाणिया निमाड़ में गाते हैं। और जब मृत्यु हो जाती है तब गाते हैं। मसाणिया कब गाते हैं? मृत्यु के समय मसाणिया गाया जाता है। निमाड़ में गाया जाता है मसाणिया मृत्यु के समय। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है मसाणिया मृत्यु के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है गरबा गरबी लोक गायन किस क्षेत्र में प्रचलित है? गरबा के साथ में गरबी। गरबा गरबी लोक गायन निमाड़ में प्रचलित है। आपको ध्यान रखना है गरबा गरबी लोक गायन कहाँ पर है? निमाड़ में प्रचलित है। गरबा गरबी लोक गायन है। ठीक है। ये कहाँ पर प्रचलित है? निमाड़ में प्रचलित है गरबा गरबी। अगला प्रश्न है आला गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से है? तो भाई आला गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से है? तो ढोलक और नगाड़े। जब भी आला गाया जाता है, आला गायन गाया जाता है तो उसमें ढोलक और नगाड़े लगते हैं। और कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में गाया जाता है। आला गायन कहाँ पे गाया जाएगा? तो भाई बुंदेलखंड में गाया जाएगा। और ढोलक और नगाड़े होना तभी आला गायन गाया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है बुंदेलखंडी लोकगीत लमटेरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लमटेरा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में गाया जाता है। लमटेरा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में गाया जाता है। और लमटेरा को बोलते हैं भोला गीत। क्या बोलते हैं? भोला गीत।
तो भोला गीत मतलब लमटेरा, और भोला गीत कहाँ गाया जाता है, तो ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। लमटेरा कहाँ गाया जाता है, बुंदेलखंड में गाया जाता है। लमटेरा, बुंदेलखंड, भोला गीत। लमटेरा, बुंदेलखंड, भोला गीत। आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये यहीं पर याद करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती है? कौन से लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती है? तो बेरायट, बेरायट गायन में महाभारत की कथाएं गाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, महाभारत की कथाएं यदि पूछी जाए कौन से गीत में गाई जाती है, तो बेरायट गीत में गाई जाती है। बेरायटा भी बोलते हैं, बेरायट भी बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बेरायट गायन में महाभारत की कथाएं गाई जाती है। और जो बेरायट गीत होता है, जो बेरायट गीत होता है, ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में गाया जाता है। और बेरायट गायन में महाभारत की कथाएं गाई जाती है बुंदेलखंड में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है? निम्न में से कौन सा लोकगीत है जिसका विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है? तो आपको ध्यान रखना है देवारी गायन। कौन सा गायन? देवारी गायन में क्या होता है? राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग बताते हैं देवारी गायन में। देवारी गायन में क्या होता है? राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को बताया जाता है। जो हमारा देवारी गायन है ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। देवारी गायन कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में। आपको ध्यान रखना है देवारी गायन कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बुंदेलखंडी लोकगीत है? निम्न में से कौन सा एक बुंदेलखंडी लोकगीत है? तो जगदेव पुआरा। जगदेव पुआरा कहाँ पे गाया जाता है? बुंदेलखंड में गाया जाता है। जगदेव पुआरा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में गाया जाता है। आपको ध्यान रखना है जगदेव पुआरा कहाँ पर? बुंदेलखंड में। बोल के देखना है जगदेव पुआरा बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, फाग गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो भाई ये फाग है, ये हर जगह प्रचलित हो जाता है। तो फाग गीत बघेलखंड में भी गाया जाता है, निमाड़ी में भी गाया जाता है और बुंदेलखंड में भी गाया जाता है। तो तीनों क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? फाग गीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। तो फाग गीत बघेलखंड, निमाड़ क्षेत्र और बुंदेलखंड में भी गाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरदौल की मनोती, हरदौल की मनोती किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो हरदौल की मनोती नामक लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में प्रचलित है। हरदौल की मनोती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी। तो हरदौल की मनोती किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में प्रचलित है। तो आपको ध्यान रखना है हरदौल की मनोती लोकगीत कहाँ है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, बघेलखंड में प्रचलित लोकगीत बस देवा किस जाति द्वारा गाया जाता है? तो बस देवा जो होता है यह हर भोले द्वारा गाया जाता है। बस देवा कहां पर गाया जाता है? बघेलखंड में। बस देवा कहां गाया जाता है? बघेलखंड में। बस देवा, बघेलखंड, हर भोले। आपको यहां पर एक और चीज ध्यान रखना है कि जो बस देवा गीत होता है इसमें हर भोले जो लोग होते हैं ये कृष्ण मूर्ति को सिर पर रखते हैं और पीले कपड़े पहनते हैं। तो अब हम लोग इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। यदि आप रिवीजन में उत्तर देते तो यकीन मानिए आपको ये प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, और आपको यदि एग्जाम में दिखाई देते हैं तो आप इनका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची स्तूप की संरचना है। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची स्तूप की संरचना कैसी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप का संबंध किस काल से है? सांची का जो स्तूप है उसका संबंध कौन से काल से है? कमेंट में आप बताइए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के सतना में स्थित भरूच स्तूप की रेलिंग में किसकी आकृति निर्मित है? तो सतना में जो भरूच स्तूप है उसकी रेलिंग में किसकी आकृति है? कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न, भरूच स्तूप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपको 3 कथन जो सत्य है वो याद कर लेना है और जो असत्य है उसको भूल जाना है। अगला प्रश्न है, उरुश्रंग एवं अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता है? उरुश्रंग एवं अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता है? अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था, जल्दी से आपको कमेंट करके इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं की प्रतिमा किस मंदिर स्थापत्य का उदाहरण है? तो ध्यान रखना ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्तियां है ये किस मंदिर स्थापत्य का उदाहरण है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है,
अमेरिका में बिकने वाली मूर्ति राम दरबार के मूर्तिकार कौन है? अमेरिका में बिकने वाली मूर्ति राम दरबार के मूर्तिकार कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं में की चित्रकारी को दर्शाता है? प्रेम विरह में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, बोधिसत्व पद्मा पाणी का चित्र किन गुफाओं की विशेषता है? बोधिसत्व पद्मा पाणी का चित्र किन गुफाओं की विशेषता है? अगला प्रश्न है, भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? अगला प्रश्न, सूरजबाई खांडे का संबंध किस लोक गायन से? सूरजबाई खांडे का संबंध किस लोक गायन से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, प्रहलाद सिंह किस लोक गायन हेतु प्रसिद्ध है? प्रहलाद सिंह किस लोक गायन हेतु प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक गायन मालवा क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है मालवा में कौन सा लोक गायन गाया जाता है। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र में हीड़ गायन की प्रथा किस माह में आयोजित होती है? मालवा क्षेत्र में हीड़ गायन की प्रथा किस माह में आयोजित होती है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक गायन गद्य और पद्य दोनों शैली में गाया जाता है? तो भाई ऐसा लोक गायन कौन सा है जो गद्य और पद्य शैली दोनों में गाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न, रेलो गीत किस क्षेत्र का लोक गायन है? रेलो गीत किस क्षेत्र का लोक गायन है? बताइए कमेंट करके। अगला प्रश्न, कलगी तुर्रा लोक गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कलगी तुर्रा लोक गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक गायन में अखाड़े होते हैं? तो भाई अखाड़े कौन से लोक गायन में होता है आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, मृदंग और झांझ के साथ उच्च स्वर में गाया जाने वाला लोक गायन कौन सा है? मृदंग और झांझ के साथ उच्च स्वर में गाया जाने वाला लोक गायन कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सा लोक गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है? अगला प्रश्न, निमाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला मसाणिया लोकगीत किस अवसर में गाया जाता है? निमाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला मसाणिया लोकगीत किस अवसर में गाया जाता है? अगला प्रश्न है, गरबा गरबी लोक गायन किस क्षेत्र में प्रचलित है? गरबा गरबी लोक गायन किस क्षेत्र में प्रचलित है? कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, आला गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से है? बताइए कमेंट करके। आला गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंडी लोकगीत लम टेरा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंडी लोकगीत लम टेरा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती है? निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग में आधारित है? निम्न में से किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक बुंदेलखंडी लोकगीत है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक बुंदेलखंडी लोकगीत है। अगला प्रश्न है, फाग गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? फाग गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? अगला प्रश्न, हरदौल की मनोती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? हरदौल की मनोती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? अगला प्रश्न है, बघेलखंड में प्रचलित लोकगीत बसदेवा किस जाति द्वारा गाया जाता है? बसदेवा किस जाति के द्वारा गाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, यदि आपको लगता है वीडियो देखने से आपका कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।